बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के 10वें लेक्चर में इस चैप्टर का ऑलमोस्ट आखिरी लेक्चर, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कहाँ से जनरेट हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, स्पिन क्वांटम नंबर कैसे जनरेट हुआ, उसकी रीज़न। अल्कली मेटल्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन कभी हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, NS1 फर्स्ट ए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीज़ियम और फ्रांशियम तक। हमने इसमें से एक मेटल इस्तेमाल की थी, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का स्पेक्ट्रा लिया था, एमिशन स्पेक्ट्रा। सोडियम मेटल को वोलाटाइल किया, हाईली एनर्जेटिक किया। एनर्जेटिक करने के बाद हमने जब उसका स्पेक्ट्रा लिया तो दो लाइंस हमें नज़र आई, जो डेफिनेट अरेंजमेंट में, डेफिनेट लोकेशन पे, डेफिनेट डिस्टेंस पे थी। फिर इनसे हमने ये पढ़ा कि ये सिर्फ दो लाइंस नहीं है, बल्कि इनका मज़ीद फाइन स्पेक्ट्रा भी है। और हर एलिमेंट का जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो बाकी तमाम एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट है। तो जब अल्कली मेटल्स का एमिशन स्पेक्ट्रा लिया गया, अल्कली मेटल्स ही क्यों चूज़ की गई? क्योंकि अल्कली मेटल की कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई है NS1, एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और इनको स्टडी करना बिल्कुल आसान है, जस्ट लाइक द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एलिमेंट। इसके जब एमिशन स्पेक्ट्रम को देखा गया तो इसमें जो सेपरेट लाइंस थी ना, वो वेरी फाइन लाइंस में कन्वर्ट हुई। फिर जब उनको हाई रिजॉल्विंग मास स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो वो जो फाइन लाइंस थी वो भी मज़ीद आगे दो लाइंस में कन्वर्ट होती नज़र आई। कि जो हर लाइन थी, अगर आपको नज़र आने वाली सिंगल लाइन, इसको मज़ीद एक्सप्लोर किया, इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाई, तो रेजोल्यूशन बढ़ाने से ये पता चला कि एक लाइन भी दो सेपरेटेड लाइंस पर मुश्तमिल है, जो वाइल्डली सेपरेटेड है। जो फाइन लाइंस थी ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, फाइन लाइंस बहुत ही पास पास वाली लाइंस थी। हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा में हमने देखा था कि हाइड्रोजन अल्फ़ा, बीटा, गैमा या लाइमन सीरीज़, बेलमर सीरीज़, पॉस्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और पी फंड सीरीज़ की हमें लाइंस नज़र आईं। कुछ जो थी वो यूवी रीजन में थी, अल्ट्रावायलेट रीजन में, कुछ विजिबल रीजन में थी और कुछ इंफ्रारेड रीजन में। और जो विजिबल रीजन था हमारे पास, बेलमर रीजन, हमने देखा कि उसमें भी आगे मज़ीद लाइंस हैं। हाइड्रोजन अल्फ़ा है, हाइड्रोजन बीटा है, हाइड्रोजन गैमा है, हाइड्रोजन पार्शियल है, गोज़ ऑन। उसकी वजह ये थी कि इलेक्ट्रॉन का जंप करना वो तीसरे से भी हो सकता है, चौथे से भी, पाँचवें से भी, छठे से भी, सातवें से भी, टूवर्ड द N1। यानी कि वो तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे से वो N1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल में वो ट्रैवल कर सकता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लाइंस जनरेट हुई। लेकिन ये वाली जो दो लाइंस थी ना, ये वाइल्डली सेपरेटेड हैं, ये फाइन लाइंस जैसी नहीं थी, ये वाइल्डली सेपरेटेड थी। अब ये नया स्पेक्ट्रम सामने आया। हमने कभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा, एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा, ऑर्बिटल्स की शक्लें देखी, सब शेल को डिफ्रेंशिएट किया, सब शेल से मज़ीद हिस्से जिनको ऑर्बिटल्स कहा, लाइक एस की एक ही शक्ल थी, पी की 3 शक्लें थी, डी की 5 शक्लें थी, एफ की 7 शक्लें थी। शक्लों से मुराद ओरिएंटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या नई बात आ गई कि दो सेपरेटेड लाइंस क्यों आई? अब इसकी रीज़न अभी तक ना समझ में नहीं आ रही साइंटिस्ट को। और इन लाइंस का जो ये वाली जो सेपरेशन थी, ये क्वाइट डिफरेंट है, ये वेरी फाइन लाइंस जैसी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है उनसे। इन स्ट्रक्चर को कहा गया डबलेट लाइन स्ट्रक्चर और डबलेट लाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम। टिल टू द 1925 ये बात जो थी ना अनचेक रही, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आखिरकार 1925 में गॉड स्मिथ आया और उसका कोलीग अल्नच बैच अहलन बैच। अब ये जो साइंटिस्ट था, ये इसका कोलीग था और इसने सजेस्ट किया एक नया क्वांटम नंबर जिसे कहा गया स्पिन क्वांटम नंबर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसने एक हमें बात बताई, इन दोनों ने हमें ये बात बताई कि जब इलेक्ट्रॉन, कभी हमने पढ़ा था कि जब ये किसी शेल में घूमता है, शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं, इसे एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसे पाथ भी कहते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द। तो उन्होंने कहा जब ये न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब ये शेल में घूमता है, इसकी एक और तरह की मोशन भी है। शेल में घूमते घूमते ये अपने ही एक्सिस के गिर्द भी घूमता है। इसका घूमना दो तरह का हो सकता है, ये अपने ही एक्सिस के गिर्द क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और ये अपने ही एक्सिस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन शेल में तो घूमता ही है, शेल में घूमते हुए वो अपने एक्सिस के इर्द भी घूमेगा, जस्ट लाइक दैट, कि वो घूम तो रहा है
लेकिन घूमते घूमते वो अपने ही एक्सिस के गिर्द भी घूमता है, ऐसे भी घूम रहा है और अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसका घूमना अपने ही एक्सिस के गिर्द अगर कोई चीज़ घूमती है तो उसे स्पिन मोशन कहते हैं। दायरे में घूमना ऑर्बिटल मोशन और अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना स्पिन मोशन। स्पिन भी दो तरह की हो सकती है, अल्फा स्पिन एंड बीटा स्पिन। अल्फा स्पिन एंड बीटा स्पिन देख लेते हैं आगे। इनको क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी कहते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों तरह इलेक्ट्रॉन कर सकता है। उसकी क्लॉकवाइज स्पिन भी होती है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी होती है। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हर वो चीज़ जो चार्ज्ड है, कुछ बातें आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ी सी बातें समझा देता हूँ। कोई चीज़ चार्ज्ड है, अगर ये चार्ज चीज़ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जब ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमेगी तो ये पैदा करेगी मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या पैदा करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन अगर अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है तो ये भी क्या है, क्या जनरेट करने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हर वो बॉडी जो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, अगर वो चार्ज्ड बॉडी है तो क्या पैदा करती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन को आगे डिस्कस करते हैं, ये देखें 1925 में गॉड स्मिथ और उसके कोलीग ने ये सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन जब दायरे में घूमता है तो दायरे में घूमते घूमते वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता है, और इसे हम कहते हैं स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दो तरह की हो सकती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं। अब अगर ये घूमता दो तरह से है ना, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का हम सिंपल मैग्नेटिक डायरेक्शन भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, जिस नाम से मर्जी आप चूज़ कर लें। तो उसने कहा अगर ये दो तरह से घूमता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। अब मैं आगे आपको डायरेक्शन समझाता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस चंद एक बातें बताता हूँ। उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, देखें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हाथ की तरफ देखें, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये जो थंब है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डायरेक्शन है थंब की, ये आपको बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेसिकली किस तरफ को है, या मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ को है, ऊपर की तरफ। और जब आप मैग्नेटिक लाइंस को या मैग्नेटिक फोर्सेस को या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को या मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसे साउथ से नॉर्थ की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ कैसा है? अपवर्ड, कि ये साउथ नीचे है, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है। ये किस तरफ को है? इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये बताता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ है। अब इस हाथ को ज़रा आप घुमाएं क्लॉकवाइज, अगर आप राइट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड नहीं, और अगर आप अपने हाथ की इन उंगलियों को कर्ल करें अलोंग द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्लॉकवाइज है, और अगर क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन किस तरफ को जा रही है? नीचे की तरफ। ये राइट हैंड रूल आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ को है? नीचे की तरफ। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ किस डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब अल्फा स्पिन, बीटा स्पिन, या हमारे पास क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दोनों अलग स्पिन्स हैं। इनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी डिफरेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल भी डिफरेंट है। सिंपल दैट इनका मैग्नेटिक जो फील्ड पैदा होता है उसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, हमारे पास अल्कली मेटल्स की दोबारा कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, NS1 मिसाल के तौर पर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। हमने लिया था सोडियम। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 11 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। n इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब 3s1 होगा, सोडियम है, 4s1 होगा एंड वाला इलेक्ट्रॉन तो पोटाशियम है, 5s1 होगा तो रुबिडियम है, 6s1 होगा तो सीजियम है, फ्रांशियम है, गोज ऑन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बताती है कि बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका आपको दो लाइन वाला जो स्पेक्ट्रम मिला वो इस बात की रिफ्लेक्शन है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की स्पिन्स हैं, एक अल्फा स्पिन है और एक आपके पास बीटा स्पिन है। एक क्लॉकवाइज स्पिन है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। इसका मैग्नेटिक फील्ड अपना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अपना है। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इस स्पिन के ऊपर अलग असर होगा, इसके ऊपर अलग होगा, क्योंकि हर वो चीज़ जो चार्ज्ड है और वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रपोज हो सकता है, क्लॉकवाइज स्पिन के साथ और तरह का और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ और तरह का। इट वाज द ओरिजिन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। उन्होंने कहा कि ठीक है, बाकी बातें ठीक हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर बता दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दिया, एक और क्वांटम नंबर भी होगा जो बाकी तमाम चीज़ों से रिलेट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ एक चीज़ से रिलेट करेगा, इट इज़ अ स्पिनिंग, वट एवर द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन toward the clockwise or toward the anti-clockwise, or it is maybe the alpha spin or beta spin. Therefore different spinning of electrons in the different dimensions give rise to the different type of spectrum, and this spectrum is basically the doublet structure in which one electron is accommodated by two structures of spin, somehow the alpha spin and beta spin. तो अब इस क्वांटम नंबर के बाद हम देखेंगे कि अगर तमाम क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हम इकट्ठे रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। बाकी क्वांटम नंबर मैंने पढ़ा दिए, अब एक आपके लिए टेबल डिज़ाइन किया है, उससे सारी बातें सीखते हैं। चलें स्टूडेंट्स, ये क्वांटम नंबर है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये उससे रिलेटेड सब, चलिए सारी बातें मैंने आपको बताई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आज स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ लिया, 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और से देखिएगा इसे, हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जाहिर करते हैं n से। हमारे पास है n 1 के बराबर। शेल कौन सा है? k। एजिमुथल क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं? n-1। वैल्यू क्या आई थी? लास्ट टाइम स्टडी किया है हमने, वैल्यू आई 0। और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? s सब शेल को। और एस सब शेल की मैग्नेटिक वैल्यू भी कितनी थी? 0। अब 0 का मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। 0 इज़ अ वैल्यू जो डिफाइन कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के असर की वजह से एस अपने आप को स्प्लिट नहीं करेगा, एस अपने आप को एक जैसा रखेगा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। पी अपने आप को डिफरेंट ओरिएंटेशन में बदल देता है, मैंने समझाया। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन एस में, अगर आपने इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में निकालने हो तो उसका भी आपके पास फार्मूला होता है 2 × 2l+1। वो भी मैं एट द एंड आपको बता देता हूँ इस लेक्चर के इख्तिताम में। 2 × 2l+1, ये भी बहुत आसान है। वैसे आपने याद रखना है कि एस में इलेक्ट्रॉन 2, पी में इलेक्ट्रॉन 6, डी में इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में इलेक्ट्रॉन 14। ये हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन के पास 2 स्पिन्स हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी स्पिन है, पॉजिटिव स्पिन भी है, नेगेटिव स्पिन भी है, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन वाला भी है, नेगेटिव स्पिन वाला भी। एक और बात, अगर इलेक्ट्रॉन, हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने थे जो इस स्मार्ट सिलेबस से निकल गए, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग, उनको एक सब शेल में इकट्ठा करना, ऑर्बिटल में इकट्ठा करना, ऑफबर्ग प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, n+l रूल, तो वो सारी बातें ना स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने निकाल दी हैं। तो इसलिए हम इसको ना थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि सिंपल समझा सकूँ। अगर इलेक्ट्रॉन सपोज करें 2 रह सकते हैं एस में, सपोज करें इलेक्ट्रॉन रहते हैं एस में 2, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लॉकवाइज स्पिन को हम, जो क्लॉकवाइज स्पिन है उसको हम -1/2 से, क्योंकि क्लॉकवाइज स्पिन निकालने के लिए अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज निकालनी है तो हाथ डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपने क्लॉकवाइज निकालनी है तो आपको हाथ को उल्टा करना पड़ता है, और राइट हैंड रूल के मुताबिक इन फिंगर को कर्ल करके डायरेक्शन नीचे की तरफ आती है। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इज इंडिकेटेड, clockwise spin is indicated by -1/2 because the direction is downward, and anti-clockwise spin indicated by +1/2 because direction is upward। इसमें कुछ भी नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो उसके मुताबिक एक एंटी क्लॉकवाइज है, और दोनों की स्पिनिंग एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में या किसी ऑर्बिटल में रह सकता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बातें जहन में रखनी है। आगे देखें, अगर हमारे पास क्वांटम नंबर आ गया 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो शेल है हमारे पास L। एजिमुथल क्वांटम नंबर, अब आपने पढ़ा था कि जब आपके पास दूसरा शेल आता है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी 2 आती हैं, 0 एंड 1। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? S को। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? P को। फिर ये भी बताया कि अगर आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लेना है तो पॉजिटिव वैल्यू को माइनस से पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, तो दरमियान में जो डिजिट्स आते हैं आपने उनको शो करना है। ठीक है, तो इसके पास जो P की हैं 3 वैल्यूज आई,
1 2 3 वैल्यूज px py एंड pz। अब एक और बात, हर एक में इधर फिगर में आपने देखना है, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, pz में भी इलेक्ट्रॉन। समरफेल्ड के मॉडल के मुताबिक द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट वन फॉकी ऑफ एलिप्स। इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा अगर आपके पास एक लूब है तो इलेक्ट्रॉन किसी एक फॉकी में पाया जाता है। ये वाला, ये हिस्सा, ये फोकाई कहलाते हैं, फॉकी भी फोकाई। ये देखें, ये वाले इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा पाए जाने के चांसेस किधर हैं? फोकाई के ऊपर है, ठीक है। पी सब शेल की बात कर रहा हूँ, तो एस में तो फोकाई बनता ही नहीं है ना, तो यहाँ पे पी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 2 2 फिल नहीं करने, पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन, पी जी में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये देखें पी के अंदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तमाम के लिए, इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी 2 स्पिन्स होंगी। क्लॉकवाइज स्पिन्स भी अवेलेबल होंगी, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन्स भी अवेलेबल होंगी। अब इलेक्ट्रॉन एंड पे फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आई 3, तो शेल है m, इसमें 3 वैल्यूज हैं। द नंबर ऑफ एजीमिथल क्वांटम नंबर वैल्यूज इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो एजीमिथल की वैल्यूज भी 3 है। 0 1 2 SPD बातें समझाई हुई हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिकल, प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड। S की मैग्नेटिक फील्ड में 1 वैल्यू, P की मैग्नेटिक फील्ड में 3 वैल्यू आई, D की मैग्नेटिक फील्ड में 5 वैल्यूज आई। dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर याद होना चाहिए। और ये d में ज़रा d को देख लें, d के जो dxy dyz और dzx ये तकरीबन एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये x और y के दरमियान में कभी पाए जाते हैं, कभी y और z के दरमियान में पाए जाते हैं, कभी z और x के दरमियान में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन, और आपको ये बताया था कि इन तमाम के जो लूब्स हैं वो 4 4 हैं। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट वन फॉकी ऑफ एलिप्स। या तो इलेक्ट्रॉन डी में यहाँ हो सकता है, डी एक्स वाई में, डी वाई जेड में, या डी जी एक्स में, या इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर करें, क्या करें, स्पिन को पेयर करें। एक क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज स्पिन का मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से कैंसिल आउट हो जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में रिजाइड कर सकता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे पुट नहीं करने क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कभी नहीं शो करवाना। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी अपोजिट स्पिन रखते हैं, स्पिन को पेयर करते हैं। क्लॉकवाइज स्पिन इज केप्ट बैलेंस्ड बाय एंटी क्लॉकवाइज स्पिन एंड द नेट रिजल्टेंट ऑफ अ स्पिन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिजाइड विद इन द ऑर्बिटल। फिर इसके बाद अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो उसका नाम है जी n। इसके पास वैल्यूज ऑजिमिथल की कितनी होंगी? 4, 0 1 2 3। S स्टैंड फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑजिमिथल वैल्यू ऑफ 0। P stand for the principal, it is represented by the azimuthal value of 1. It has a 3 degeneracy, px py pz। याद है बातें आपको? अगर 2 है तो 2 का मतलब d है, इसके पास 5 वैल्यूज हैं और 2 जाएगा हमारे पास, ये देखें, ये -2 से +2 की तरफ जाना है, बाकी सारे डिजिट पूरे करने हैं। -2 के बाद -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा, +2 तो है ही। टोटल वैल्यूज गिनने कितनी है हमारे पास? 5 वैल्यूज। तो मैग्नेटिक फील्ड में डी अपने आप को 5 हिस्सों में स्प्लिट कर लेता है। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी हैं। फंडामेंटल का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, हमारी बुक में अवेलेबल नहीं है। ये सारी वैल्यूज हर एक के पास, इलेक्ट्रॉन के पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंड द क्लॉकवाइज स्पिन इज केप्ट बैलेंस्ड बाय एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो आपने ये बातें याद रखनी है जो बुनियादी बातें हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का आसान तरीका। किसी शेल में इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाले थे तो उसके लिए फार्मूला था 2n²। अब आप किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, गौर से देखिएगा, सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपने। सब शेल कौन से हैं? S P D F, गौर से देखिए। अब हमने अजीमिथल की वैल्यूज पढ़ी थी, 0 फॉर S, 1 फॉर P, D फॉर 2 एंड F फॉर 3। फार्मूला लगाएं 2 × 2l + 1। देखिए 2 × 2, सपोज करें आपके पास है S की अजीमिथल वैल्यू होगी 0 + 1। ये सारी की सारी वैल्यू 0, बाकी क्या बचा? सिर्फ +1। 2 × 1 = 2। तो S में इलेक्ट्रॉन कितने आए? 2 इलेक्ट्रॉन। P की तरफ आते हैं।
फार्मूला 2 × 2l+1, ये शायद बुक में नहीं है तो आपने याद रखना है। 2 × 2l+1, 2 × 2 अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू p के लिए कितनी है, देखें p के लिए अजीमुथल की वैल्यू 1 + 1, 2 एक बार 2 और 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने हो गए 6, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6। गोज ऑन, अब आपने कर लेना है 2 × 2l+1, 2 × 2l की वैल्यू, अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो ये कौन सा शेल है d, 2 2s are 4 + 5, टोटल 5 हो गए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं, आपको बताया पेयर्ड की फॉर्म में। p की कितनी हालतें, p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, लेकिन p के पास मैग्नेटिक फील्ड में कितने ऑर्बिटॉल समझ में आए थे 3, तो इसका मतलब 2 2 2 2। और इलेक्ट्रॉन हमेशा किस हालत में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं, पेयर्ड फॉर्म में, अपनी स्पिन को पेयर करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं 1s को, 2s को, 3s को, 4s को, गोज ऑन, स्फेरिकली सिमेट्रिकल हैं, ओरिजिन के ऊपर अवेलेबल हैं, किसी दो एक्सिस के ओरिजिन के ऊपर, या सर्कुलर हैं। अब यहाँ पे 1s, 2s उससे बड़ा, 3s उससे बड़ा, 4s उससे बड़ा, और ये है आपके पास, ये देखें ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है। तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेल्स ऐसे शेल्स हैं, सॉरी स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटॉल या सब शेल। अब s को ऑर्बिटॉल भी कह सकते हैं क्योंकि s की डीजेनरेसी 1 है, s को ऑर्बिटॉल भी कह सकते हैं, s को सब शेल भी कह सकते हैं क्योंकि जो सब शेल है वही ऑर्बिटॉल है। लेकिन जब आप कहते हैं ना p सब शेल, p में एक और बात आती है कि p के पास ऑर्बिटॉल्स 3 हैं, px, py और pc। अच्छा, बाकी जो हमारे पास है 2p, 3p, 4p, 5p, ना तो बुक में एनर्जी को डिफ्रेंशिएट किया है, ना ही बुक में उनकी शेप्स को, ना ही उनके साइजेस को। सिर्फ आपने एस के लिए याद रखना है कि 1s से बड़ा है 2s, 2s से बड़ा है 3s, 3s से बड़ा है 4s, और इनके दरमियान जो खाली जगह हैं इन्हें नोड्स कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो हैं। इलेक्ट्रॉन एस में या यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, गोज ऑन, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन नोडल प्लेन्स में या नोड्स में नहीं होंगे। इट्स ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल, सब शेल कितने होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर कहाँ से निकला, कैसे डिफाइन हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फाइंड करने हैं। देखें के में सिर्फ 1 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 हो गए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3, उसके पास एस बी, पी बी, डी बी, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी निकाले, पी के पास 6, डी के पास 10, तो टोटल कितने हो गए 14। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, अजीमुथल की वैल्यूज भी 4, 0 1 2 3, सब शेल भी 4, एस पी डी एफ, सब शेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 32। और ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला भी सिखा दिया, 2 × 2l+1, l इज द अजीमुथल, फॉर s इज इक्वल टू 0 अजीमुथल, p इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 एंड f इज इक्वल टू 3 लगाएं और पुट करें। एंड द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी इन फाइंडिंग द ऑर्बिटॉल्स इज मैक्सिमम ऑफ 2 ऑर्बिटॉल, हाँ px, py, pz ले लें, इलेक्ट्रॉन 2 2 2 2, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। dxy, dyz, dzx, dx², y², तमाम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन 2 2। ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बस, ऑर्बिटल में और सब शेल में फ़र्क है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि इनकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करें और क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो उसमें क्वेश्चंस आएंगे हम उनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।